साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत बाय रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं हिंदी साहित्य के इतिहास में पंडित रामचंद्र शुक्ल जी को लेकर चल रहा हूँ। आज के प्रसंग में मैंने पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में, उनके साहित्यिक जीवन के बारे में एक सामान्य परिचय जो उनके व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी सामान्य परिचय दूँगा और तथा साहित्यिक जीवन के बारे में विस्तार से मैं चर्चा करूँगा। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ऐसे हिंदी जगत में ऐसे शख्सियत रहे हैं, ऐसे व्यक्ति रहे हैं या ऐसा नाम रहा है जिन्होंने हिंदी का कोई भी क्षेत्र अ, छोड़ा नहीं है। उन्होंने हिंदी का पूरा कोना-कोना झाँक लिया है, कोई भी जगह उन्होंने छोड़ा नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल जी अपने आप में सर्वज्ञ थे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। ये पंडित रामचंद्र शुक्ल जी की विशेषता है कि ये आलोचक भी थे। इन्होंने कई बहुत सारी आलोचनाएँ किया हैं। ये निबंधकार थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंधों के रूप में तो ये ख़ास तौर से जाने जाते हैं इन्होंने जो साइकोलॉजिकल निबंध लिखा है पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो इनको साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक निबंधों के बारे में विस्तार से इनके बारे में जाना जाता है और इनका नाम बड़ा प्रसिद्ध है इसके क्षेत्र में। कई चीज़ें, कई जो साइकोलॉजिकल निबंध हैं जिनको बारे में उन्होंने लिखा है, कई इकोनॉमिकल निबंध भी इन्होंने लिखा है। तो ये आलोचनाकार थे, निबंधकार थे और इतिहासकार तो साफ तौर पर थे, जिनके बारे में मैं 7-8 वीडियो लगभग डाल चुका हूँ कि इनका इतिहास कितना महत्वपूर्ण है और इनके इतिहास की विशेषता क्या रही। इन्होंने अपने इतिहास के बारे में विस्तार से बताया भी है कि मैं इतिहास क्यों लिख रहा हूँ, प्रवृत्ति क्या रही है इतिहास की, मेरे लिखने का उद्देश्य क्या रहा है, सब कुछ मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिया है। तो ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे, कोशकार थे। कोशकार यानी कि जो नागरी प्रचारणी सभा जो काशी की नागरी प्रचारणी सभा थी, उस वो कोश तैयार कर रही थी। वहाँ पर ये रह कर के कुछ दिनों तक अपनी सेवा दिया। ये कोशकार के रूप में जाने जाते हैं। ये अनुवादक के रूप में जा कई चीज़ें, कई साहित्य की पुस्तकें इनके ये अनुवाद इन्होंने किया है, जो फ़ॉरेनर्स रहे हैं, राइटर रहे हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों का इन्होंने अनुवाद भी किया है पंडित रामचंद्र शुक्ल ने, इसलिए इनको अनुवादक भी कहा जाता है। इन्होंने कहानियाँ आदि लिखा, इसलिए इनको कथाकार के रूप में भी जाना जाता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी कथाकार भी माने जाते हैं तथा इन्होंने कविता भी लिखा है, बड़े प्रसिद्ध कविता लिखा है, इसलिए इनको कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध आलोचक थे, निबंधकार थे, इतिहासकार थे, कोशकार थे, अनुवादक थे, कथाकार थे तथा कवि थे। ऐसी इतनी विभूतियों से विभूषित पंडित रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य जगत में एक प्रसिद्ध नाम आता है। आइए आप आगे बढ़ते हैं। हिंदी में जो पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात भी इन्होंने किया था। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी की एक और विशेषता क्या है कि इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पाठ आधारित एक वैज्ञानिक आलोचना होती है। पाठ आधारित में जो 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 चीज़ें लिखी गई हैं किसी भी राइटरों के द्वारा उसकी आलोचना करते हैं और उन्होंने पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना किया था। सबसे पहली बार इन्होंने पंडित रामचंद्र शुक्ल ने पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना किया था, इसलिए इनको आलोचना का सूत्रपात किया था, इनकी उत्पत्ति किया था, इन्होंने शुरुआत किया था। इसीलिए ये इनको माना जाता है कि हिंदी साहित्य जगत में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया था पूछता है, तो ये पंडित रामचंद्र शुक्ल ने किया था। इसको ये मार्क किया गया, पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया था? तो ये पंडित रामचंद्र शुक्ल ने किया था। रामचंद्र शुक्ल जी ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने भाव, मनोविकार तथा विश्लेषणात्मक निबंध लिखा था। ये भावों के ऊपर निबंध लिखे, मनोविकारों के ऊपर निबंध लिखे तथा विश्लेषणात्मक, जिसमें विश्लेषण होता है, यानी कि खोल-खोल कर बताया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, जिसको विग्रह रूप में कहेंगे, समास न करके विग्रह रूप में कहें, विस्तार के रूप में, गद्य के रूप में। तो इन्होंने विश्लेषणात्मक निबंध लिखे। तो रामचंद्र शुक्ल की एक और विशेषता है कि इन्होंने भावों के ऊपर लिखा। भाव क्या है? मनोविकार क्या है? तो भावों के ऊपर उन्होंने निबंध लिखे
मनोविकारों के ऊपर इन्होंने निबंध लिखा और इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक निबंध भी लिखा। तो रामचंद्र शुक्ल जी भाव, मनोविकार तथा विश्लेषणात्मक निबंधकार भी थे। इन्होंने सन 1903 ईस्वी से सन 1908 ईस्वी तक, याद रखिएगा, सन 1903 ईस्वी से सन 1908 ईस्वी तक एक पत्र निकलता था आनंद कादम्बिनी, जो मिर्जापुर से जानते ही होंगे आप, बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन जी के द्वारा था। तो उस आनंद कादम्बनी में पंडित रामचंद्र शुक्ल जी सन 1903 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक ये सहायक संपादक थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी आनंद कादम्बिनी में सहायक संपादक थे सन 1903 ईस्वी से 1908 ईस्वी। तो याद रखिएगा कि आनंद कादम्बिनी के संपादक सहायक इस सन के बीच में कौन था। तो सहायक संपादक में ऑप्शन में रहेगा जिसमें रामचंद्र शुक्ल भी नाम रहेगा। तो रामचंद्र शुक्ल जी की विशेषता एक ये भी है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल जी सन 1903 से 1908 ईस्वी तक आनंद कादम्बिनी के संपादक सहायक भी, मतलब सहायक संपादक रहे। एक और उनकी विशेषता है कि इन्होंने नागरी प्रचारणी पत्रिका में भी संपादन का काम किया था। मैंने इसके पहले ही बता दिया है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल जी जो काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका थी उसमें भी इन्होंने संपादन का काम किया था। रामचंद्र शुक्ल की यह भी विशेषता है कि रामचंद्र शुक्ल ने नागरी प्रचारणी पत्रिका में भी संपादन का कार्य किया। डॉक्टर श्याम सुंदर बाबू जो थे वहाँ के, उन्होंने जो स्थापित किया था, स्थापत्य करता थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने उनके बारे में एक स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लिखा है कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का अधिकांश श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। उन्होंने लिखा, जो नागरी प्रचारणी सभा शब्द सागर एक लिख रही थी, जो भी चीजें प्राचीन काल से आप तब तक की जो पड़ी हुई थी लोगों के घरों में, लोगों के हाथों में, या लोकोक्तियों मुहावरों में, या राज प्रसादों में, या राज पुस्तकालयों में, मंदिरों में, मठों में, मस्जिदों में, ये लोगों के घरों में जो चीजें पड़ी हुई थी उनको खोज कर एक कोष तैयार किया जा रहा था। ठीक है, एक सागर शब्द सागर के नाम से कोष तैयार किया जा रहा था। तो इसके बारे में हमने विस्तार से नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रकरण में हमने पढ़ा दिया है। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में डॉक्टर श्याम सुंदर बाबू जी लिखते हैं, साफ-साफ लिखते हैं कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता, शब्द सागर, जो शब्द सागर लिखा जा रहा है उसकी उपयोगिता, उसका उपयोग क्या होगा तथा उसकी सर्वांग पूर्णता वो पूरी तरह से पूर्ण कैसे हुआ, यह पूर्ण करने का कार्य अधिकांशतः रामचंद्र शुक्ल को ही प्राप्त है। ये पूछता है कि यह स्टेटमेंट किसने लिखा है। तो स्टेटमेंट साफ-साफ पंडित डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में कहा है कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का अधिकांश श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है। रामचंद्र शुक्ल जी अपने जीवन में बहुत कार्य किए। साथ ही ये बीएचयू जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो काशी में थी उसमें भी 1941 तक ये विभाग के अध्यक्ष रहे। किस विभाग के? हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी की ये थोड़ी-थोड़ी जो कुछ विशेषताएं थी हमने उनके बारे में विस्तार से बताया। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में आगे आइए जानते हैं उनके साहित्यिक रचनाओं के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में, कौन-कौन सी रचनाएँ हैं उसको मैं लिख-लिख करके एक-एक चीज़ मैं आपको बताते चलता हूँ, आप लोग नोट भी करते जाइए और सबकी विशेषताएँ थोड़ी-थोड़ी मैं बताते चलूँगा। तो आइए जानते हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल जी की साहित्यिक जीवन, साहित्यिक परिचय के बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों आइए, अब अज़ान हो रही थी, अज़ान खत्म हो गई। तो अब शुरू करते हैं, मैंने रोक दिया था बीच में। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी की खास विशेषता है कि ये आलोचक, निबंधकार, इतिहासकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार एवं कवि थे। इनका साहित्यिक परिचय के बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के आलोचनात्मक ग्रंथों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
आलोचनात्मक हम्म, आलोचनात्मक ग्रंथ, आलोचनात्मक साहित्य या ग्रंथ जो भी कहिए। इन्होंने कई आलोचनाएं लिखी जो प्रसिद्ध आलोचनाएं, जो बड़ी प्रसिद्ध आलोचनाएं हुई। तो इनके प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथों में आइए, सबसे प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथों में है इनका, चलिए एक नंबर शुरू करते हैं, सूर, दूसरा तुलसी, सूर तुलसी तथा तीसरा है इनका जायसी। यह तीन प्रसिद्ध ग्रंथ हैं इनके, जो इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, और भी हैं लेकिन बशर्ते ये तीन प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ बहुत ज्यादा इनके प्रसिद्ध हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल के। इन्होंने सूरदास जी पर आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है सूर। वही कवि शिरोमणि तुलसीदास जी पर इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है तुलसी, तथा तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी जी पर इन्होंने उनके बारे में आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है जायसी। सूर तुलसी जायसी ये प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ है। पूछता है कि इसमें से कौन आलोचनात्मक ग्रंथ है, सूर तुलसी जायसी, यह पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। कौन? सूर तुलसी जायसी। सूरदास, तुलसीदास और जायसी, सूर तुलसी जायसी इनके प्रसिद्ध किसके? पंडित रामचंद्र शुक्ल के आलोचनात्मक प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। चौथा इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य में रहस्यवाद। काव्य में रहस्यवाद, रहस्यवाद, काव्य में रहस्यवाद, अर्थात इन्होंने काव्य शास्त्र पर इन्होंने विस्तार से आलोचनात्मक ग्रंथ, इनका ये प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य शास्त्र पर, काव्य में रहस्यवाद। सूरदास तुलसीदास सूर तुलसी जायसी भी इनके प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ है। जो तो इसमें तुलसीदास जी के बारे में उनके बारे में उन्होंने आलोचना किया है, तुलसीदास जी क्या थे क्या नहीं थे। सूरदास जी के बारे में भी इसी तरह से सूरदास जी के बारे में जो सही था जो गलत था, जो उनकी विशेषताएं क्या रही हैं, क्या विशेषताएं नहीं रही हैं, क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ, सारी चीजें इसमें आलोचना में आ जाती हैं। एक अच्छा लेखक उसी को माना जाता है जो निष्पक्ष स्वतंत्र होकर के लिखता है, किसी भी बंधन में किसी भी वाद में न फंसा हो उसे ही अच्छा आलोचक माना जाता है। इसलिए सूरदास, सूर तुलसी जायसी काव्य में रहस्यवाद, ये उनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, इनके प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ हैं जो बार बार इनके बारे में पूछे जाते हैं। सूर तुलसी जायसी और काव्य में रहस्यवाद, आगे भी इनके ग्रंथ हैं। आइए काव्य में रहस्यवाद के बारे में जानते हैं क्या उन्होंने उसमें आलोचना किया है। यह छायावाद के मूल रहस्य को समझाने की दृष्टि से लिखा गया है। जो काव्य में रहस्यवाद है, यह छायावाद के मूल रहस्य, यह छायावाद, छायावाद के मूल रहस्य, के मूल रहस्य, मूल रहस्य को, यह जो ये काव्य में रहस्यवाद उन्होंने लिखा था, यह छायावाद को के मूल रहस्य को समझाने की दृष्टि से लिखा गया। रहस्य को बताने की दृष्टि से लिखा गया ग्रंथ है। दृष्टि से लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है। काव्य में रहस्यवाद या छायावाद के मूल रहस्य के जो छायावाद का मूल रहस्य क्या है उसको बताने की दृष्टि से इन्होंने काव्य में रहस्यवाद लिखा था। पूछता है कि छायावाद के मूल रहस्य को बताने के लिए लिखा गया इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा, तो यह काव्य में रहस्यवाद। इसमें सूरदास जी ने जो काव्य में रहस्यवाद है, इस रहस्य के बारे में शुक्ल जी ने, सूरदास जी ने, शुक्ल जी ने, आचार्य शुक्ल जी ने 2 लाइन में अपना मंतव्य प्रकट कर दिया है, मत प्रकट किया है। तो शुक्ल का मत है, इसका सारांश लिख लीजिए एक तरह से, सारांश।
उसके सारांश के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्र शुक्ल जी ने काव्य में रहस्यवाद जो ग्रंथ है, ये सायावाद के मूल रहस्य को समझाने की दृष्टि से लिखा था और इसका सारांश उन्होंने बताया था, यानी कि पूरे काव्य में रहस्यवाद का पूरा सारांश, यानी कि एक लाइन में जान लीजिए कि उन्होंने क्या बताना चाहा है। तो सारांश यह इसका काव्य में रहस्यवाद का सारांश यह है कि लिखा है, सारांश क्या है कि सारांश यह है कि सारांश यह है कि रहस्यवाद एक सांप्रदायिक वस्तु है। रहस्यवाद रहस्यवाद एक सांप्रदायिक वस्तु है। सांप्र सांप्रदायिक वस्तु है। वस्तु है। इन्होंने इसमें लिखा है, इस ग्रंथ के बारे में शुक्ल ने क्या कहना चाहा है? शुक्ल का जो मत है ना, इसमें उन्होंने जो मत सारांश यानी कि जो उन्होंने कहना चाहा है, उसके बारे में उन्होंने कहा है, इसमें साफ-साफ उन्होंने लिखा है रहस्यवाद के बारे में उन्होंने, जो छायावाद है और उसका जो रहस्य है छायावाद का, इसको समझाने के लिए इन्होंने जो लिखा है उसका एक 2 लाइन में समझ लो उन्होंने क्या कहना चाहा है। तो उसका सारांश यह है कि रहस्यवाद एक सांप्रदायिक वस्तु है, याद रखिएगा। रहस्य क्या है? रहस्य जो है एक सांप्रदायिक वस्तु है। इसको का पूछ देगा, स्टेटमेंट करके थोड़ा-सा पूछेगा, रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछेगा कि रहस्यवाद क्या है? रामचंद्र शुक्ल की नज़र में रहस्यवाद क्या है? रहस्यवाद एक सांप्रदायिक वस्तु है। काव्य का कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। काव्य का काव्य का कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। सामान्य सिद्धांत नहीं है। ठीक है? काव्य का कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। इसको थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं, आ जाएगा इसी में। काव्य का कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, इन्होंने ये भी कहा है। एक स्टेटमेंट उन्होंने ये भी दिया है, रामचंद्र शुक्ल, याद रखिएगा। किसने पूछता है? ये जान लीजिए कि काव्य में रहस्यवाद का जो मंतव्य है, उन्होंने क्या कहना चाहा, रहस्यवाद क्या है? तो यह जो काव्य में रहस्यवाद ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसकी आलोचना में किसकी आलोचना किया इन्होंने? जिसमें इसमें छायावाद के मूल रहस्य को समझाने की दृष्टि से बताने की दृष्टि से यह लिखा गया था। इसका मूल रहस्य क्या है? छायावाद का मूल रहस्य क्या है? उसी को रहस्यवाद काव्य में रहस्यवाद रामचंद्र शुक्ल जी ने समझाया है और इसी काव्य में रहस्यवाद का सारांश क्या है, जो 2 शब्दों में बताना चाहा है उन्होंने लिखा कि सारांश यह है कि रहस्यवाद एक सांप्रदायिक वस्तु है। पूछता है काव्य में रहस्यवाद, रहस्यवाद क्या है? रहस्यवाद एक सांप्रदायिक वस्तु है। तो रहस्यवाद क्या है? छायावाद का जो रहस्यवाद है वो एक सांप्रदायिक वस्तु है। सांप्रदायिकता से अर्थ था जो कुछ लोगों द्वारा एक विशेष मंतव्य होता है, जो अलग लेकर चलते हैं किसी मूल मूल जो मूल धारा होती है, मूल धारा से उससे अलग काट करके एक नई धारा लेकर चलते हैं, तो सांप्रदायिकता बन जाती है कुछ लोगों के द्वारा। तो रहस्य एक सांप्रदायिक वस्तु है। काव्य का कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। किसने कहा? पूछता कि रहस्य एक सांप्रदायिक वस्तु है, रहस्यवाद एक सांप्रदायिक वस्तु है। काव्य का कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। ये बात सही है, यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। एक चीज़ और स्टेटमेंट पूछ सकता है कि छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। इन्होंने छायावाद के बारे में कहा था, छायावाद एक विलायती विलायती ठीक है? छायावाद एक विलायती अभिव्यंजनावाद का अभिव्यंजनावाद का अभिव्यंजनावाद का छायावाद एक विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है।
विलायती संस्करण है, विलायती संस्करण है। यह स्टेटमेंट किसने कहा है? तो याद रखिएगा, यह पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, याद रखिएगा। तो छायावाद पूछता कि छायावाद एक विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह किसने कहा है? तो यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और यह कहाँ कहा गया है? यह इनकी आलोचनात्मक कृति काव्य में रहस्यवाद ठीक है, काव्य में रहस्यवाद में यह कहा गया है। तो इनका जो आलोचनात्मक ग्रंथ है काव्य में रहस्यवाद, जिसमें इन्होंने छायावाद के मूल रहस्य को समझाने के लिए उन्होंने यह ग्रंथ लिखा था। कौन? काव्य में रहस्यवाद आलोचनात्मक ग्रंथ। इस काव्य में रहस्यवाद आलोचनात्मक ग्रंथ का जो सारांश है लिखा, उन्होंने साफ अपने शब्दों में लिखा है कि सारांश यह है कि रहस्यवाद एक सांप्रदायिक वस्तु है, काव्य का कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। यह स्टेटमेंट जो नेट जेआरएफ इत्यादि में पूछता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसमें पूछता है इस तरह से। यह कथन और काव्य कारण के बारे में पूछ देगा कि यह सही है, गलत है, या इसके संबंध में क्या है। तो छायावाद एक विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। यह किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? काव्य में रहस्यवाद नामक आलोचनात्मक ग्रंथ में कहा है। छायावाद एक विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। तो यह स्टेटमेंट किसका है? पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है। यह छायावाद के बारे में उन्होंने कहा है। तो आगे आइए, इतना मिटा देते हैं, लिख लीजिए। वीडियो रोक करके मिटाने जा रहे हैं, आप लोग वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। ये मिटा दिया हमने। आगे आइए, आलोचनात्मक, इनका अगला आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है इसके बारे में जानते हैं। 4 हो गया। 5वें नंबर पे इनका है आलोचना काव्य में अभिव्यंजनावाद। काव्य में अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावाद अर्थात जो काव्य के अंदर जो लिपापोती होती है या रंग बिरंगे जो रंग भरे जाते हैं तमाम तरह के काव्य शास्त्रीय नियमों द्वारा, जिससे कि काव्य बहुत अच्छा लगे, पाठक को पढ़ने में आनंदमयी आनंद प्रदान करे, क्योंकि उसका मूल ही होता है आनंद प्रदान करना। तो काव्य में अभिव्यंजनावाद अर्थात अंजन अभि धन व्यंजन, अर्थात व्यंजन, जैसे खाना खाते हैं 1000 प्रकार के उसमें व्यंजन हो तो अच्छा लगता है खाने में, आप खाने ज़्यादा खा सकते हैं। उसी प्रकार से काव्य में अगर ज़्यादा से ज़्यादा काव्य शास्त्रीय नियमों का पालन होगा, अच्छी-अच्छी चीज़ों को भरा जाएगा, व्यंजना भरेगा, सजाया-संवारा जाएगा, तो वह काव्य पाठक को आनंदमयी महसूस होगा, अधिक से अधिक उसे लोग पढ़ेंगे। तो इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है 5वें नंबर पे है काव्य में रहस्यवाद। इसके बाद 6वें नंबर पर उन्होंने जो लिखा है रस मीमांसा। रस मीमांसा, रस मीमांसा इनका प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ, जो कि 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है रस मीमांसा, पंडित रामचंद्र शुक्ल का रस मीमांसा इनका आलोचनात्मक ग्रंथ। यह 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो रस मीमांसा पूछता है कि किसका ग्रंथ है? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है इसमें से? तो रस मीमांसा किसका है? पंडित रामचंद्र शुक्ल का है। तो रखिएगा, रस मीमांसा किसका? पंडित रामचंद्र शुक्ल का। इसमें 5 अध्याय है, ठीक है, इसमें 5 अध्याय है। यह अध्यायों में विभक्त है, याद रखिएगा। इसमें 5 अध्याय है रस मीमांसा ग्रंथ में, जो कि आलोचनात्मक ग्रंथ है पंडित रामचंद्र शुक्ल का। इसमें कुल 5 अध्याय हैं इसमें रस मीमांसा में। इसमें कौन-कौन से अध्याय, जो 5वां अध्याय है, कौन-कौन से हैं? पहला कौन सा है? पहला अध्याय इसमें है काव्य। काव्य, दूसरा अध्याय, ठीक है, जो अध्याय हैं उसको लिख लीजिए, कौन-कौन से अध्याय हैं, ठीक है, अध्याय। पहला अध्याय काव्य है, दूसरा अध्याय विभाव है, दूसरा अध्याय विभाव है,
और तीसरा भाव है, तीसरा अध्याय भाव है तथा चौथा अध्याय रस है, चौथा अध्याय रस है। पाँचवाँ अध्याय जो है इसमें शब्द शक्ति है, शब्द शब्द शक्ति अर्थात जो शब्द शक्ति अब पढ़ेंगे आप, बाद में मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शब्द में शक्ति क्या होती है। किसी बात को हम जब शब्दों में पिरोकर कहते हैं तो उसमें जो अर्थ होता है वह किन-किन प्रकारों से समझा जाता है अभिधा में, कि लक्षणा में, कि व्यंजना में लोग बात करते हैं। कोई अभिधा में कहता है, साफ-साफ कह देता है, कोई लक्षणा में कहता है घुमा-फिरा के, कोई कोई व्यंजना में कहता है, कोई नमक मिर्चा लगाकर कहता है, लोकोक्ति मुहावरा आदि की तरह। इसी तरह से शब्द शक्ति के बारे में भी बाद में मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊँगा, जिसमें शब्द शक्ति के बारे में इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने के बारे में चर्चा किया उन्होंने। तो रामचंद्र शुक्ल ने रस मीमांसा लिखा 1949 में। रस मीमांसा अर्थात जो रस होता है पंडित ने ये भरत आदि ने जो बताया है रस रस और उसमें जो भाव उसके रहे हैं, उसी को भाव को रस और भाव के बारे में चर्चा किया है रस मीमांसा में पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। तो रस मीमांसा में का प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ। इसमें 5 अध्याय हैं। 5 अध्याय कौन-कौन से हैं? ठीक है? जो 5 अध्याय हैं, पहला अध्याय है काव्य। काव्य क्या है? उन्होंने समझाया है कि काव्य किसे कहते हैं? काव्य अर्थात कवि कर्म ही काव्य है, मैंने पहले ही बता दिया है काव्य क्या होता है। कवि जो करता है वही कविता होती है, वही काव्य होता है। ठीक है? तो काव्य क्या है? काव्य के बारे में समझाया है। इसमें पहले अध्याय में रामचंद्र शुक्ल ने रस मीमांसा का जो दूसरा अध्याय है वो विभाव है। ठीक है? तो भाव के बाद विभाव आता है, जानते ही हैं जब भाव निकलता है, विभाव भी साथ में चलता है, साथ-साथ ही चलता है आगे-पीछे। तीसरा है भाव, भाव पक्ष को उन्होंने समझाया है। चौथा चौथा अध्याय में उन्होंने रस को समझाया है कि रस क्या है, और 5वें अध्याय में रामचंद्र शुक्ल जी ने रस मीमांसा में शब्द की शक्ति के बारे में विस्तार से बताया कि शब्द शक्ति क्या है। यह शुक्ल जी की सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ है। ठीक है? 5 अध्याय सैद्धांतिक आलोचना, सैद्धांतिक आलोचना याद रखिएगा। सैद्धांतिक आलोचना से मतलब ये हो गया कि सिद्धांत, जो सिद्धांत है ना, जो काव्य शास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं, वो सिद्धांत के अंतर्गत ही ये सब आते हैं। भाव, विभाव, काव्य, रस, शब्द, शक्ति, क्या है सिद्धांत। तो यह सैद्धांतिक आलोचना याद रखिएगा। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का रस मीमांसा जो ग्रंथ है, आलोचना ग्रंथ है, यह किस प्रकार की आलोचना पूछता है, तो ये आलोचना है या सैद्धांतिक आलोचना। तो सैद्धांतिक आलोचना है, याद रखिएगा। उसमें और कुछ और भी डाल देगा। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का जो रस मीमांसा है, इसका प्रकाशन 1949 में हुआ था। इसमें 5 अध्याय हैं। इसकी विशेषता है कि यह सैद्धांतिक आलोचना है। इसमें 5 अध्याय कौन-कौन से हैं? काव्य, विभाव, भाव, रस तथा शब्द शक्ति। तो रस मीमांसा क्या है? यह सैद्धांतिक आलोचनात्मक ग्रंथ है। शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरोधों का सामंजस्य स्थापित किया। यहीं पर उन्होंने विरोधों का सामंजस्य, विरोधों विरोधों का सामंजस्य, सामंजस्य, ठीक है? विरोधों का सामंजस्य स्थापित स्थापित किया। ठीक है? यहाँ लिख दे रहा हूँ शुक्ल ने यही है, विरोधों का सामंजस्य भी पूछता है कि विरोधों का सामंजस्य स्थापित किसने किया था, याद रखिएगा। तो विरोधों का सामंजस्य स्थापित पंडित रामचंद्र शुक्ल ने किया था। तो विरोधों का सामंजस्य स्थापना पंडित रामचंद्र शुक्ल, यही रस मीमांसा के अंतर्गत इन्होंने किया। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल ने विरोधों का सामंजस्य, विरोधों क्या-क्या होता है कि विरुद्ध, जो हम सोचते हैं जैसे उसके विरुद्ध हो, लेकिन होता है हमारे ही पक्ष में। तो हम विरोधों का सामंजस्य के बारे में विस्तार से आपको आगे बताएँगे। तो विरोधों का सामंजस्य, जिसमें जैसे कोई चीज़ हो हमारे विरुद्ध हो, लेकिन फिर भी हम उसमें सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। जैसे अंग्रेजी बोलने वाला हिंदी बोलने वाले को आपस में जो समझ हो जाती है धीरे-धीरे, उल्टा समझते हैं। इसको समझ जाना
आगे हम बिरुदों का सामंजस्य के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ाएँगे। इस बारे में थोड़ा और पढ़ के मैं पढ़ाऊँगा। बिरुदों का सामंजस्य बिरुदों बिरुदों का सामंजस्य क्या होता है, एक हेडिंग करके मैं बता दूँगा। थोड़ा अभी इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें लगता है, थोड़ी-सी जानकारी कम है। बिरुदों का सामंजस्य अगले में मैं बता दूँगा आप लोगों को। तो ये रस मीमांसा में इन्होंने क्या-क्या 1949 में लिखा और इसमें 5 अध्याय जिसमें भाव नहीं काव्य, विभाव, भाव, रस, शब्द शक्ति 5 अध्याय हैं। इसमें ये सैद्धांतिक आलोचना है, इसी में इन्होंने विरोधों का सामंजस्य समझाया। आगे अगला ग्रंथ इनका है ये अगला ग्रंथ क्या इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है। अभी तो ये वीडियो लंबी हो गई, अगले ग्रंथों के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिर फिलहाल पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का यह जो प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ थे, ये एक भाग में मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के साहित्यिक परिचय के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आधी घंटा हो गया है, तो सोचता हूँ कि अगले वीडियो में अगला उनका साहित्यिक परिचय दूँगा। इसमें साहित्यिक परिचय में इनका इनके बारे में जो सामान्य परिचय, इनकी सामान्य विशेषताएँ या विशेष विशेषताएँ, इनका जो कार्य शैली रही है, कार्य रहा है, जीवन का जो कार्य इन्होंने किया है, उसके बारे में विस्तार से बताया और इसमें पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के जो साहित्यिक परिचय में हमने पहला इनके आलोचनात्मक ग्रंथों के बारे में चर्चा किया। अब अगली वीडियो में मिलेंगे इनके जो निबंधात्मक ग्रंथ हैं, उनके बारे में क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।